जरा सोचिए कि कांग्रेस की सरकार ने भी अगर अन्ना के आंदोलन के वक्त रामलीला मैदान में जगह न दी होती और लोगों को दिल्ली न आने दिया होता तो क्या दिल्ली में आज नरेंद्र मोदी की सरकार बन पाती? अगर उस समय कांग्रेस ने गुजरात की सीमा पर कीलें बिछा दी होती, बैरिकेडिंग लगा दी होती, बड़ी बड़ी सीमेंट की दीवारें लगा दी होती तो क्या नरेंद्र मोदी दिल्ली आ पाते और प्रधानमंत्री बन पाते? उनकी गलती की वजह से ही पहले हमारे बड़े बूढ़ों ने इमरजेंसी का दौर देखा और आज हम देख रहे हैं। किसान आंदोलन में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो गए हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर को जंग का मैदान बना दिया गया है। ऐसा लग रहा है मानो दो देश आपस में लड़ रहे हों। पूरी फौज और सरकारी तंत्र दो राज्यों के बॉर्डर पर लगा दी गई है। ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि इसने पूरे देश को बांट कर रख दिया है। पहले इसने हिंदू मुसलमान को बांटा, फिर देश के जवानों और किसानों को बांटा, उन्हें आपस में भिड़ाकर, फिर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को राज्यों में बांटा, ये कहकर कि कुछ हरियाणा के जाट पहलवानों को ही चुल पड़ी है आंदोलन करने की। फिर इन्होंने हाथरस जैसी घटना से इंसान को इंसानियत से अलग कर दिया। फिर इन्होंने नेता को नेता से लड़वाया। आज के दौर में जितनी घृणात्मक राजनीति हो चुकी है वो कोई वाजपेयी और आडवाणी के दौर में सोच भी नहीं सकता था। इन्होंने राज्यों को भी बदनाम करके आपस में लड़ा दिया। मणिपुर को इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया है। मणिपुर से बाहर का व्यक्ति आज उस बारे में बात भी नहीं करता है। इन्होंने केरल को बदनाम किया, ये कहकर कि केरल तो पाकिस्तान बन जाएगा, जबकि असल में देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य केरल ही है। उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। इन्होंने बंगाल को भी पाकिस्तान कहा। इन्होंने पंजाब जैसे राज्य को ही देश का दुश्मन बता दिया, बस इसीलिए क्योंकि वहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पंजाब जाकर कहते हैं कि वो वहां से जिंदा बचकर लौट पाए। और उन्होंने अपने अफसरों से वहां कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। ये बड़ा बयान है प्रधानमंत्री का। इन्होंने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया, लेकिन अभी तक वहां पर चुनाव नहीं करा पाए हैं। इन्होंने हरियाणा के पहलवानों और यूपी के पहलवानों को एक मोलेस्टर ब्रिजभूषण के लिए बांट दिया। इन्होंने दिल्ली को जीतने के लिए वहां के लोगों को मुफ्तखोर कहा। इनकी सरकार में उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में हजारों लोग अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लद्दाख में भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे ताकि अपनी जमीन को बचा सकें, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन्हीं की सरकार में अंकिता भंडारी की हत्या इन्हीं की पार्टी के नेता के बेटे ने की, लेकिन आज भी इंसाफ के लिए अंकिता की मां रो रही है, दर दर भटक रही है। इन्हीं की पार्टी में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार टेनी के बेटे ने किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन अभी तक किसान इंसाफ मांग रहे हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने अहंकार की सारी सीमाएं तय कर दी हैं। अहंकार इतना कि सुप्रीम कोर्ट तक का मजाक हमारे प्रधानमंत्री उड़ा देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की डांट के बावजूद नरेंद्र मोदी का घमंड इस कदर है कि वो खुद को कृष्ण और उनकी पार्टी को चंदा देने वालों को सुदामा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का ही अपमान करते हैं। वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे। इस सरकार के घमंड की सीमा यह है कि उसने प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाले एक चैनल को ही खरीदवा दिया। घमंड तो इतना है कि पुलवामा जैसे बड़े हमले के लिए आज तक माफी भी नहीं मांगी, 40 जवानों की शहादत की जिम्मेदारी तक नहीं ली। इस सरकार का घमंड तो ऐसा है कि पत्रकार तो पत्रकार, लेकिन नेताओं को भी सवाल पूछने पर कभी जेल डाल दिया तो कभी संसद से बाहर निकाल दिया। इस सरकार के घमंड की बहुत लंबी फहरिस्त है। इसने राज्यों को बदनाम किया, उन्हें अलग छोड़ दिया और आज देश के किसानों के साथ ही दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। किसानों ने आंदोलन के लिए दिल्ली का रामलीला मैदान चुना, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई। उल्टा उन्हें रोकने के लिए दुश्मनों जैसा इंतजाम कर दिया गया। गोलियां चलाई जा रही हैं, सड़कें खोद दी गई हैं, कीलें बिछा दी गई हैं, सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जरा सोचिए कि कांग्रेस की सरकार ने भी अगर अन्ना के आंदोलन के वक्त रामलीला मैदान में जगह न दी होती और लोगों को दिल्ली न आने दिया होता तो क्या दिल्ली में आज नरेंद्र मोदी की सरकार बन पाती? अगर उस समय कांग्रेस ने गुजरात की सीमा पर कीलें बिछा दी होती, बैरिकेडिंग लगा दी होती, बड़ी बड़ी सीमेंट की दीवारें लगा दी होती तो क्या नरेंद्र मोदी दिल्ली आ पाते और प्रधानमंत्री बन पाते? आखिर किस बात का घमंड इस सरकार को है? क्यों अलोकतांत्रिक तरीके से ये देश की नींव की धज्जियां उड़ाने में लगी है? और सुप्रीम कोर्ट जैसी ताकत अगर इसे आईना दिखाए तो उसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने आखिरी बार कब किसी प्रधानमंत्री को बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के देखा? 10 साल में फर्जी इंटरव्यू के अलावा एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने किसी खुले मंच पर दिए हो तो मुझे बता दें। खुद तो खुद, लेकिन विदेशों से आने वाले राष्ट्रपतियों को
को भी प्रेस वार्ता नहीं करने देते। कौन से प्रधानमंत्री को आपने अपने ही भाषण में केवल और केवल अपना ही नाम लेते हुए देखा है? घूम फिरकर केवल और केवल इंदिरा, नेहरू और राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री ने अपने किस काम पर वोट मांगे हैं? प्रधानमंत्री ने कब मंदिर, मस्जिद और धर्म के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात की है? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर पीठ थपथपाने वाली सरकार वहां पर अभी तक चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही है? क्यों अभी तक सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं? नोटबंदी करने वाली सरकार ने अभी तक विदेशों से काला धन क्यों नहीं लाया है? क्यों नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है? नोटबंदी के बाद फिर से 2000 के नोट क्यों बंद कर दिए गए? आज तक इस सरकार ने नोटबंदी से हुआ कोई एक भी फायदा नहीं गिनाया है। डिजिटल इंडिया करने वाली सरकार ने पेटीएम के फ्रॉड पर कुछ क्यों नहीं कहा? कुछ काम अगर सरकार ने किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार अहंकारी हो जाए। इस अहंकार में सरकार को नहीं आना चाहिए कि उन्होंने राम मंदिर बनाने की पहल की तो इसीलिए उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। वो मुफ्त का राशन पहुंचा रहे हैं, इसीलिए गरीबों को अपने हक के लिए आवाज उठाने का कोई हक नहीं है। सरकार को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है, इसीलिए झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार गिराने का उन्हें हक मिल गया है। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है, इसीलिए उसे किसानों पर दमन करने का हक मिल चुका है। ये सरकार जिस भी घमंड और अहंकार में है उसे लोगों से बड़ा बिल्कुल भी ना समझे। देश में लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है उसकी पोल सुप्रीम कोर्ट तक ने खोल दी, लेकिन फिर भी खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझा जा रहा है। देश के चारों तरफ से किसी न किसी मुद्दे को लेकर आवाज उठ रही है। देश का किसान अपने हक के लिए सड़क पर है। देश के पहलवान अपनी इज्जत पाने के लिए सड़क पर उतरे। देश का युवा भर्ती घोटाले, पेपर लीक और बेरोजगारी की वजह से सड़कों पर है। देश का अल्पसंख्यक समुदाय सरकार पर भेदभाव के आरोप लगा रहा है। सरकारी संस्थानों को तोते की तरह विपक्ष के पीछे लगाकर उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। देश में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री को और ना ही उनके किसी मंत्री को फर्क पड़ रहा है। काश इंदिरा गांधी आज जिंदा होती तो देख पाती कि उन्होंने देश में जो इमरजेंसी लगाई, सिर्फ उसी की बदौलत ये सरकार तानाशाही कर पा रही है। उनकी गलती की वजह से ही पहले हमारे बड़े बूढ़ों ने इमरजेंसी का दौर देखा और आज हम देख रहे हैं। देश की जनता को यह समझना होगा कि मंदिर मस्जिद की राजनीति पर अगर वो वोट देते रहे तो देश का यही हाल होगा, क्योंकि 2014 के बाद से सरकार ने ऐसी जनता खड़ी कर दी है जो खुले तौर पर यह कह रही है कि उन्हें स्कूल नहीं चाहिए, उन्हें शिक्षा नहीं चाहिए, उन्हें अस्पताल नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ मंदिर चाहिए। आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए।